हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप सभी का शौर्य सीरीज के अंदर स्वागत है, जहां पर हम रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी का शौर्य सीरीज के अंदर प्रैक्टिस सेशंस के साथ एसएससी जेईई मेंस 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट सेशन है आरसीसी के ऊपर, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पे। इस शौर्य सीरीज के अंदर आरसीसी के जितने भी टॉपिक्स हैं तो वो मैं आपको एसएससी जेईई मेंस में हाई लेवल तक सभी लेवल्स को लेते हुए, सभी क्वेश्चंस को कवर करते हुए, मेनली गेट और आईएएस के क्वेश्चंस को कवर करते हुए आपको यहां पर प्रैक्टिस कराऊंगा। यहां पर आप ये समझ लें कि पहले जो मेंस का पैटर्न था वो अलग था, अब मेंस का पैटर्न अलग हो चुका है। अब जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए यहां पर हमारे पास लगभग 72 सेकंड यानी 1 मिनट 12 सेकंड है। और कैलकुलेटर भी इस बार अलाउड है मेंस के अंदर, ऑनलाइन कैलकुलेटर अलाउड होगा। तो इसमें यहां पर आपको यह समझना है कि क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा रहने वाला है। और उसके लिए अब नॉर्मल जो जेई लेवल के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते थे उससे एसएससी जेई मेंस का काम नहीं होना। तो एसएससी जेई मेंस की प्रिपरेशन होगी हाई लेवल क्वेश्चंस के साथ में, मॉडरेट टू हाई लेवल, जो कि हम गेट और आईएएस के क्वेश्चंस का टारगेट यहां पे ले सकते हैं। और इसमें हमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ भी नहीं जाना है। तो अब कितना जाना है, कितना नहीं जाना, कैसे क्वेश्चन करें, उसके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है शौर्य सीरीज। और एसी प्लस यूट्यूब चैनल पे जो शौर्य सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें हम क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, हम यहां पर आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड टाइम टेबल, हमने टाइम शेड्यूल आपको दे रखा है सब्जेक्ट का, उस टाइमिंग पर आकर आपको अपना रिविजन करना है। और वीकेंड्स पर यानी सैटरडे संडे हम आपके साथ एक मॉक पेपर डिस्कस करेंगे हर वीकेंड पे, ताकि हमें टारगेट बनाएंगे कि हम लगभग 30 नवंबर तक हमारा पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट का प्रिपरेशन हम कर लें। साइड बाय साइड आप अपने सब्जेक्ट्स जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको भी रिवाइज करते चलें। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप सपोज मान लीजिए सब्जेक्ट जो आपका वीक है वो उसके लिए आपके पास कंटेंट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, एसी प्लस एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच अवेलेबल है फॉर एसएससी जेईई मेंस, जिसके अंदर हम आपको 200 प्लस लेक्चर मॉड्यूल्स, साथ में 3000 प्लस प्रैक्टिस सेशंस, 100 प्लस टेस्ट इन टेस्ट सीरीज, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। क्योंकि पैटर्न नया है तो उस पैटर्न के लिए अडॉप्ट करना खुद को बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए 10 फुल लेंथ से काम नहीं चलने वाला, कल लगभग आपको 20 फुल लेंथ की यहां पे रिक्वायरमेंट होगी। साथ में डाउनलोडेबल नोट्स होंगे, मतलब कि जो आपको पीडीएफ मिलेंगे प्रैक्टिस सेशंस के 3000 क्वेश्चंस के सारे सब्जेक्ट्स के, साथ में जो लेक्चर्स के पीडीएफ होंगे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप एंड टाइम पे उनको रिवाइज कर पाए। यहां पर स्टार्ट करते हैं आरसीसी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का हमारा पहला सेशन। और इस सेशन के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू आरसीसी स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ बीम। बीम के कुछ क्वेश्चंस और साथ में आरसीसी का जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है वहां के कुछ क्वेश्चन हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ M25 कंक्रीट एज डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला ऑफ IS 456 कितना होगा, वैल्यूज पूछी हैं। तो यंग मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 5000 अंडर रूट FC के, ठीक। और FC के हमें कितना दिया है, FC के हमें यहां दिया है M25, तो यह 25 आएगा। अंडर रूट 25 जो होता है उसकी वैल्यू आप जानते हैं, इट इज सिंपल, इट इज 5, और 5 इंटू 5000 कितना हो जाएगा, इट विल बी 25,000। तो 25,000 मेगा पास्कल विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। और ये जो हमारा यंग मॉड्यूलस है ये आपका विदाउट द इफेक्ट ऑफ क्रीप है। अगर आपसे यंग मॉड्यूलस पूछते हैं कंक्रीट का विथ क्रीप वाला, तो विथ क्रीप वाले का जो फॉर्मूला है वो है 5000 अंडर रूट FC के डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा, जहां पर थीटा है क्रीप कोएफिशिएंट। और थीटा जो है वो एज ऑफ लोडिंग पर डिपेंड करता है, वो रेशो है क्रीप स्ट्रेन टू दी इलास्टिक स्ट्रेन का रेशो है। और यहां पर हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो 7 डेज पर इसकी वैल्यू है 2.2, देन उसके बाद 28 डेज पर वैल्यू है 1.6, और उसके बाद 1 ईयर पे वैल्यू है इसकी 1.1। सो हमारे पास टोटल यहां पर 3 वैल्यूज हैं, 2.2, 1.6, 1.1, और टाइम बढ़ने के साथ थीटा की वैल्यू में कमी आती है।
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ हाई टेंसाइल स्टील इज। हाई टेंसाइल स्टील का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा? ऑप्शन है माइल्ड स्टील से कम होगा, अगला है माइल्ड स्टील के बराबर होगा, अगला है माइल्ड स्टील से ज्यादा होगा, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम के बराबर होगा। देखिए एल्यूमिनियम तो अलग मटेरियल है और यंग मॉड्यूलस मटेरियल की प्रॉपर्टी, मतलब डी तो गलत है। और आप ये ध्यान रखना, जैसे कॉन्क्रीट है तो कॉन्क्रीट के अंदर जितना भी ग्रेड है सबका यंग मॉड्यूलस अलग अलग होगा, क्योंकि फॉर्मूला 5000 अंडर रूट FCK होता है। मतलब कॉन्क्रीट का जो यंग मॉड्यूलस है वो रूट FCK पे डिपेंड करता है, हर ग्रेड का अलग यंग मॉड्यूलस। वहीं पर आप ये ध्यान रखना कि जो हमारे पास स्टील है, अब चाहे वो HYSD बार हो, डिफॉर्म्ड बार हो या वो प्लेन बार हो, मतलब माइल्ड स्टील हो, सबका जो यंग मॉड्यूलस है वो सेम होता है 2 × 10⁵ मेगापास्कल। उसको हम 200 गीगापास्कल भी बोल सकते हैं। तो सभी स्टील के ग्रेड का यंग मॉड्यूलस सेम होता है। इसका सिंपल सा रीजन है, रीजन क्या है? रीजन ये कि जो कंक्रीट है उसमें अलग अलग ग्रेड का प्रपोर्शन अलग अलग होता है सीमेंट एंड ग्रेवल का। बट स्टील जो है, जो हाई टेंसाइल स्टील है, वो बनते प्लेन बार पे ही मैकेनिकल प्रोसेस है, स्टेन हार्डनिंग प्रोसेस से बनते किससे? प्लेन बार से। और प्लेन बार में जो कार्बन कंटेंट होगा, आयरन एंड कार्बन कंटेंट, माइल्ड स्टील में वही कार्बन कंटेंट HYSD में। सिर्फ प्रोसेस का अंतर है HYSD की बनाने की प्रोसेस का, जिसमें कोल्ड वर्किंग या हॉट हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो HYSD बना किससे? प्लेन बार से। और माइल्ड स्टील के अंदर आयरन होता है और साथ में जो कार्बन होता है वो होता है 0.15 से लेकर 0.25% तक, और वही कार्बन कंटेंट हमारा इसी के अंदर है। क्योंकि इंग्रेडिएंट सेम है इसलिए यंग मॉड्यूलस सेम होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इज यील्ड स्ट्रेस ऑफ ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील बार आफ्टर ट्विस्टिंग टू ए पिच ऑफ अबाउट 9 to 12 डायमीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो यील्ड स्ट्रेस है ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील का, ट्विस्टिंग टू ए पिच, मतलब उसको ट्विस्टिंग कर दिया आपने। माइल्ड स्टील है, ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील है, उस पे आपने ट्विस्टिंग ऑपरेशन दिया। तो जब माइल्ड स्टील पे आप ट्विस्टिंग ऑपरेशन करते हैं, टॉर्क लगाते हैं, तो माइल्ड स्टील कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? डिफॉर्म्ड बार के अंदर। जो प्लेन बार है उसमें लग्स और कोरुगेशन बन जाते हैं और वो डिफॉर्म्ड बार बन जाती है। इतना क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ये अबाउट 9 to 12 mm, 9 to 12 डायमीटर का पिच दे दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर हम माइल्ड स्टील प्लेन बार में ट्विस्टिंग देंगे तो वो डिफॉर्म्ड बार में कन्वर्ट होती है। अब उसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है बाद में वो कितना होगा? तो इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो कितना होता है? 250 मेगापास्कल। और HYSD में दो प्रकार की हमारे पास बार होती हैं, एक होती है टॉर 50 जिनको ट्विस्टेड बार भी बोलते हैं, एक होती है हमारे पास टॉर 40 और एक होती है टॉर 50। टॉर 40 जो होती है वो FE 415 होती है 415, टॉर 50 जो होती है वो FE 500 होती है। तो इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो कितना है? 415। इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो लगभग हमारे पास कितना है? वो हमारे पास है 500 मेगापास्कल। ठीक है, अब हम यहां पर देखें तो जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो कितना बड़ा? हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जस्ट इसका 250 का अगर हम 50% करें तो 250 का 50% कितना होगा? 250 का 50% अगर मैं करूंगा तो ये 125 के आसपास होगा। इसमें जोड़ूंगा तो ये 5 7 3 लगभग 375, मतलब 400 के आसपास। मतलब अगर मैं इसमें 50 से लेकर 65% तक का इंक्रीमेंट करूं तो मुझे यही वाला यील्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं, जैसे अगर मैं 250 के अंदर 1.65 का मल्टीप्लाई करूं तो 412 के आसपास आ रहा है। मतलब टॉर 40 का जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो यील्ड स्ट्रेंथ का लगभग 67% के आसपास है। इंक्रीमेंट 60% ज्यादा है। ठीक है, और लगभग ये वाला अगर हम बोलेंगे तो ये लगभग आप मान लो लगभग 80% के आसपास। मतलब इन ऑल जब हम माइल्ड स्टील पे ट्विस्टिंग देंगे तो जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 50% से लेकर 80% तक इंक्रीज हो जाती है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है? इंक्रीजेस बाय 50%, डिक्रीजेस बाय 30, ये तो गलत ऑप्शन है। इंक्रीजेस बाय 20, ये तो बहुत ही कम बता रहा है।
डिक्रीजेस बाय 10%, ये तो गलत ही बोल रहा है, कम हो रही है, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है इंक्रीजेस बाय 50%। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगले उस पे चाहते हैं, ये ध्यान रखना रेंज, ट्विस्टेड बार जो होती हैं उनकी जो होती है 50 से 100% तक बढ़ती हैं। 100 क्यों बोला? क्योंकि आप समझना, हमारे पास यहां पर इसका कितना है 250, और 250 में 250 ऐड करूंगा तब जाके 500 बनेगा। मतलब इसकी तो आप लगभग ये मान लो 100% के आसपास इंक्रीमेंट हुआ है, तो 50 से 100% तक बढ़ जाती। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो सिंपल बी सी डी हो नहीं सकते, तो ए विल बी द आंसर। आगे बढ़ेंगे, द रेशियो ऑफ यंग मॉड्यूलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील टू दैट ऑफ माइल्ड स्टील। अभी हमने देखा इन दोनों का जो यंग मॉड्यूलस है वो हमारे पास क्या है, सेम है, 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल, क्योंकि दोनों में कार्बन परसेंटेज सेम है। तो अगर मैं यहां पर हाई टेंसाइल स्टील मतलब डिफॉर्म्ड बार HYSD बार या TMT बार और उसका माइल्ड स्टील से रेशियो लूंगा तो आंसर डेफिनेटली क्या आना है, 1 आना है। ठीक है, वहीं पर अगर हमसे कॉन्क्रीट का पूछे किसी भी ग्रेड का, तो जो भी कॉन्क्रीट का आपसे रेशियो पूछते हैं E2/E1 बराबर √FCK2 अपॉन FCK1, जो कि यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉन्क्रीट जो है वो आपका 5000 √FCK है, तो कॉन्क्रीट का जो यंग मॉड्यूलस है वो √FCK के प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसमें अलग अलग ग्रेड के लिए पूछें, रेशियो पूछें, तो आप जो भी पूछा है उसका आप रेशियो निकाल सकते हैं, और यहां पे तो 1 ही होगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन द कॉन्क्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेस्ड फाइबर इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ फ्लेक्सर मेंबर। ये हमारा अजम्पशन है, आप लोग जानते होंगे WSM LSM का। और जब मैक्सिमम स्ट्रेन पूछा जाए और वो भी कॉन्क्रीट के अंदर पूछा जाए और उसमें अगर बोला हो लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सर, तो आंसर होगा 0.0035, जो कि इस क्वेश्चन में बोला है फ्लेक्सरल मेंबर मतलब बीम या स्लैब या फुटिंग, तो सही आंसर होगा 0.0035। पर वहीं पर सेम यही स्टेटमेंट हो, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द आउटर मोस्ट कंप्रेस्ड फाइबर इन लिमिट स्टेट ऑफ कंप्रेशन इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर, एक्सियल कंप्रेशन वर्ड अगर बोला तो एक्सियल कंप्रेशन के अंदर सेम पूछे गए क्वेश्चन पे हमारा आंसर होगा 0.002। स्टेटमेंट सेम होगा, आपको लास्ट में पढ़ना है। कंप्रेशन मेंबर बोला तो 0.002, फ्लेक्सर मेंबर बोला 0.0035, लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सर बोला तो ये आंसर, लिमिट स्टेट ऑफ कंप्रेशन बोला तो वो आंसर। अगला है डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट। डिफ्लेक्शन कम रखने के लिए हम क्या करते हैं, एस्पेक्ट रेशियो यूज करते हैं, मॉड्यूलर रेशियो यूज करते हैं, स्पान टू डेप्थ रेशियो कंट्रोल करते हैं, या वाटर सीमेंट रेशियो। देखो वाटर सीमेंट रेशियो से हमारा स्ट्रेंथ संबंधित है, इनवर्सली स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो। स्पान टू डेप्थ रेशियो से डिफ्लेक्शन कंट्रोल होता है, और कैसे होता है इसके अलग अलग नियम है। स्पान बाय डेप्थ रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 7, 20 एंड 26। 7 किसके लिए, 7 है कैंटिलीवर बीम के लिए, वहीं पर 20 किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, और 26 किसके लिए, कंटिन्यूस बीम के लिए है। ठीक है, यही वाली हमारी वैल्यूज ये है बीम और वन वे स्लैब। वहीं पर अगर स्पान बाय डेप्थ रेशियो पूछा हो तो टू वे स्लैब का पूछा हो, टू वे स्लैब, तो टू वे स्लैब के अंदर ये वैल्यू है शुड नॉट बी मोर देन 35 एंड 40। ये है सिंपली सपोर्टेड कंडीशन और ये है कंटिन्यूस। टू वे स्लैब में कभी भी कैंटिलीवर कंडीशन नहीं आती है, सिंपली सपोर्ट या कंटिन्यूस। और ये वैल्यूज जो हैं ये दोनों वैल्यू प्लेन बार के लिए हैं, प्लेन बार। अगर HYSD बार का पूछा जाए तो यही जो वैल्यू हैं इनमें आप 0.8 को और मल्टीप्लाई कर देना। और ये जो वैल्यूज हमने यहां पे पढ़ी है इस वाले में, ये बीम के लिए एप्लीकेबल है और ये वन वे स्लैब के लिए है। मतलब स्पान टू डेप्थ रेशियो बीम और वन वे स्लैब में कितना है 7, 20, 26, टू वे स्लैब में कितना है 35, 40, प्लेन बार HYSD में यही वैल्यू में 0.8 मल्टीप्लाई करेंगे। अगली चीज, बीम का तो एक ही स्पान होता है, बट अगर स्लैब है तो वहां हमेशा शॉर्टर स्पान आएगा। दोनों में क्या आएगा, शॉर्टर, चाहे टू वे हो चाहे वन वे।
और एक बात और ध्यान रखना, बीम और वन वे स्लैब में इफेक्टिव डेप्थ लेंगे, बट यहां पर एक मेन आप गलती कर सकते हैं वो ये कि टू वे स्लैब में ओवरऑल डेप्थ आएगा। ठीक है, स्पान बाय डेप्थ है, बट यहां ओवरऑल डेप्थ है और वहां इफेक्टिव डेप्थ है। ये आप बेसिक डिफरेंस ध्यान रखें। तो सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट इज इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल प्राइमरली। मेन रेनफोर्समेंट क्या कंट्रोल करता है? कोलैप्स, क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन, ड्यूरेबिलिटी। देखिए डिफ्लेक्शन को जो कंट्रोल करता है वो तो एक आपका स्पान बाय डेप्थ रेशियो होता है स्लैब के अंदर, ठीक है, और साथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो भी थोड़ा बहुत उसमें हेल्प करती है, डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन बार के और क्या क्या पर्पस है? एक तो है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट द लोड ओवर मेन बार, डिस्ट्रीब्यूट लोड ओवर मेन बार, ये उनका पहला पर्पस है। दूसरा श्रिंकेज और टेम्परेचर के डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करना, श्रिंकेज एंड टेम्परेचर के इफेक्ट्स को, वही डिफ्लेक्शन को, अदर इफेक्ट से जो डिफ्लेक्शन आ रहे हैं या इफेक्ट्स आ रहे हैं उनको कंट्रोल करना, इसलिए उसे श्रिंकेज और टेम्परेचर रेनफोर्समेंट भी कहा जाता है। वहीं पर मेन बार के परपेंडिकुलर जो सेकेंडरी डायरेक्शन में सेकेंडरी स्ट्रेस आएंगे उनको कंट्रोल करना, तो इसलिए इन्हें सेकेंडरी रेनफोर्समेंट भी कहा जाता है। वहीं पर जो मेन बार होती हैं वन वे स्लैब में, उसका मेन पर्पस होता है टू कंट्रोल द क्रैकिंग, टू कंट्रोल द क्रैकिंग ड्यू टू फ्लेक्चर, टू कंट्रोल द क्रैकिंग ड्यू टू फ्लेक्चर। और डिस्ट्रीब्यूशन बार का मेन पर्पस है टू कंट्रोल द क्रैकिंग ड्यू टू श्रिंकेज एंड टेम्परेचर, क्रैकिंग ड्यू टू श्रिंकेज एंड टेम्परेचर एंड साथ में ड्यू टू सेकेंडरी स्ट्रेस। डिस्ट्रीब्यूशन बार का मेन पर्पस क्या है? टू कंट्रोल द क्रैकिंग ड्यू टू श्रिंकेज एंड टेम्परेचर, मतलब अदर इफेक्ट्स पे डिस्ट्रीब्यूशन बार फोकस करेगी। और जो मेन बार के परपेंडिकुलर दिशा में जो क्रैक्स आएंगे उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन बार, उसको सेकेंडरी स्ट्रेस बोलते हैं। और मेन बार का मेन काम है जिस दिशा में वो चीज आ रही है, जहां ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आता है उससे जो क्रैक आ रहे हैं उसको मेन बार रोकती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली है तो वो कोलैप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, कोलैप्स ऑफ फ्लेक्चर, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट मेन हम क्या ठीक करेंगे? क्रैकिंग। ठीक है, मेन है क्रैकिंग। आगे बढ़ेंगे। सो एज पर IS 456 देयर इज प्रोविजन फॉर स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट सच दैट इट इज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पेसिफाइड लिमिट। आपका जो मेन बार है, ठीक है, उनके लिए मिनिमम स्पेसिंग का तो कोई नियम नहीं है। मिनिमम स्पेसिंग जो है वो तो हम जो बीम के अंदर पढ़ते हैं वो वाली लगा सकते हैं। मिनिमम स्पेसिंग स्लैब के लिए कोई अलग से मेंशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन बार के अंदर और मेन बार के अंदर। तो जो बीम का मिनिमम स्पेसिंग का नियम है शुड नॉट बी, जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग का नियम है शुड नॉट बी लेस देन डायामीटर ऑफ द लार्जर बार और कोर्स एग्रीगेट मैक्सिमम साइज प्लस 5 mm। ठीक है, ये दो नियम है, डायमीटर ऑफ लार्जर बार और जो कोर्स एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज है पत्थर का कोर्स उसका प्लस 5 mm, ये स्पेसिंग का नियम है मिनिमम। तो वही इनमें भी लगा सकते हैं। मैक्सिमम स्पेसिंग का जरूर नियम है और इसमें जो मैक्सिमम का नियम है वो है 3D और 300 mm और यहां पर है आपका 5D और 300 mm। ये पहले 450 हुआ करता था बट अब ये चेंज हो चुका है, तो ये भी 300 आ चुका है, विच एवर इज लेस। तो यहां पर ही ध्यान रखना है, मेन बार की ये मैक्सिमम स्पेसिंग क्रैकिंग को फोकस करके बनाई गई है ड्यू टू फ्लेक्चर, और डिस्ट्रीब्यूशन बार की ये स्पेसिंग ध्यान में रख के बनाई गई है क्रैकिंग ड्यू टू श्रिंकेज एंड टेम्परेचर एंड सेकेंडरी स्ट्रेस। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट इन अ रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन लीड्स टू। मैं आपको एक बता दूं कि जो डिफ्लेक्शन आते हैं स्ट्रक्चर में वो कई कारण से आते हैं। एक तो डिफ्लेक्शन का कारण है लोड, एक कारण है अदर इफेक्ट्स। अब अदर इफेक्ट्स में जो आता है मैं यहां पर बोलने जा रहा हूं क्रीप या टेम्परेचर, इनसे भी डिफ्लेक्शन आते हैं। साथ में एक और अदर इफेक्ट्स में एक और आता है श्रिंकेज। ठीक, अब श्रिंकेज के डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने में सबसे मेन, कंट्रोल करना बोल सकते हैं, रिड्यूस करना बोल सकते हैं, प्रिवेंट करना बोल सकते हैं,
इनका जो सबसे मेन यूज है वो श्रिंकेज के डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करना है। किनका? कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का, एएससी का। इसलिए आपको अगर पता हो कि जब हम एल बाई डी का चेक लगाते हैं तो केसी एक मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट यूज करते हैं, और वो केसी जो होता है वो पीसी परसेंटेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना आपका पीसी परसेंटेज होगा, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट जितना ज्यादा आप देंगे उतना केसी बढ़ते जाएगा और उतना कम डेप्थ में काम होगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन कंट्रोल हो रहे हैं इजीली। और यह भी ध्यान रखना है कि जब किसी बीम में, जब किसी डबली रेनफोर्स्ड बीम में, किसी डबली रेनफोर्स्ड बीम के अंदर अगर एएसटी जितना दिया उतना एएससी दिया, तो जो श्रिंकेज के कारण डिफ्लेक्शन आते हैं ड्यू टू श्रिंकेज, वो सबसे आपके लगभग नेग्लिजिबल आएंगे। एग्जैक्टली जीरो नहीं हो सकते, बट बहुत मिनिमम आएंगे। तो अब क्वेश्चन को पढ़ो। अगर हमने ऊपर और नीचे अलग अलग रेनफोर्समेंट दिए तो इससे क्या होगा? क्रीप के डिफ्लेक्शन, श्रिंकेज के, लॉन्ग टर्म या लार्ज? सही आंसर होगा श्रिंकेज के डिफ्लेक्शन ज्यादा आएंगे, क्योंकि अनइक्वल बोला है। बराबर दोगे तो उतना कम आएगा। द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई ऑफ कॉन्क्रीट इज गिवन बाय, देखो ई की वैल्यू हमारे पास दो हैं, एक तो है 5000 अंडर रूट एफ सी के, ये आपको पता है नो इफेक्ट ऑफ क्रीप, और एक है फुल इफेक्ट ऑफ क्रीप के लिए वैल्यू है 5000 अंडर रूट एफ सी के अपॉन में 1 प्लस थीटा। ये है विथ क्रीप या फुल इफेक्ट ऑफ क्रीप। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है? यहां पर अवेलेबल है एक तो यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉन्क्रीट ई, रूट एफ सी के गलत है, 1000 भी नहीं है, 10,000 भी नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? 5700। अब आप बोलोगे सर आपने तो ये बोला, तो ये मैं आपको बता दूं कि जो 5700 रूट एफ सी के है ये आपकी ओल्ड वैल्यू थी, ओल्ड वैल्यू, ये बाद में रिवाइज होकर 5000 हो गई, बट अभी ऑप्शन में तो वो है नहीं, तो फिर हम ओल्ड वैल्यू टिक करेंगे। ये मानकर कि हो सकता है ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में बहुत पहले के टाइम में पूछा गया क्वेश्चन है जब ये वैल्यू ये वाली थी, तो इसलिए हम इसके साथ जाएंगे। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट इज एज पर IS 456 1978, मतलब WSM पुराने टाइम में ये वैल्यू थी, बट जब बाद में LSM आया तो उसने ये वाली वैल्यू कर दी। आगे बढ़ते हैं। The final deflection due to all loads including the effect of temperature, creep, shrinkage and measured from a cast level of support of floors, roof and all other horizontal member should not exceed। देखिए डिफ्लेक्शन जो है मैक्सिमम आरसीसी मेंबर में कितने आ सकते हैं, उसके लिए दो नियम है। अगर सब कुछ की बात कर लें, ड्यू टू ऑल लोड्स एंड अदर इफेक्ट, सब कुछ की बात कर लें, सिर्फ इतना लिखा हो तो आपका आंसर होगा स्पान अपॉन 250। पर अगर वहां लिखा हो ड्यू टू ऑल लोड्स अदर इफेक्ट्स भी, और साथ में वो लिखता है आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन, आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन एंड फिनिशिंग, मतलब जब हमने फिनिशिंग कर दी और पार्टीशन कर दिया तब उसके बाद अब कितना अलाउबल है, तो फिर वो हो जाएगा हमारे पास शुड नॉट बी मोर देन स्पान अपॉन 350 और 20 mm विच एवर इज लेस। तो इसमें मेन हमें ढूंढना क्या है? अगर आपको इरेक्शन ऑफ पार्टीशन और फिनिशिंग वर्ड मिले तो स्पान अपॉन 350 और 20 ढूंढेंगे, बट अगर वो वर्ड नहीं है, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है, तो हम स्पान अपॉन 250 ही टिक करेंगे। एकदम इतना सटीक कोई नहीं समझाएगा, कंफ्यूजन होता है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। इरेक्शन ऑफ पार्टीशन वर्ड है और फ्लोर फिनिशिंग वर्ड कर रखा है, तो हम ये टिक करेंगे। अभी ऐसा कुछ वर्ड है क्या? नहीं है, तो सही आंसर होगा स्पान अपॉन 250। नेक्स्ट इज फ्लेक्सुरल कोलैप्स इन ओवर रेनफोर्स्ड बीम इज, हमारे पास जो बीम होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम या डबली रेनफोर्स्ड बीम या टी और एल बीम। एक होता है बैलेंस सेक्शन, दूसरा होता है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, और एक होता है हमारे पास ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अच्छा, इसमें WSM ये बोलता है बच्चों कि
WSM ये बोलता है कि अंडर में स्टील फेल होगा, यहां पे कंक्रीट और स्टील साथ में फेल होंगे, और यहां पे ओनली कंक्रीट फेल होगा। ऐसा WSM बोलता है। बट LSM क्या बोलता है, पहले आपका स्टील फेल होगा और फिर बीम फेल नहीं होगी, अल्टीमेटली जब कंक्रीट भी फेल हो जाएगा उस सेक्शन का, तब अंडर एनफोर्स्ड फेल होगा। स्टील डक्टाइल है, डक्टाइल के फेल होने से अल्टीमेट फेलर नहीं आ सकता। अल्टीमेट फेलर तब आएगा जब कंक्रीट भी चला जाए। बैलेंस्ड में तो वो सेम ही बात बोलता है जो WSM बोलता है, और यहां पर भी वो यही बोलता है कि ओनली कंक्रीट फेल होगा। अब सर मान लो अगर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं इस कॉन्सेप्ट पर, तो हम किसके साथ जाएंगे, हम किसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे? जब तक WSM ना बोले तब तक आप LSM के अकॉर्डिंग आंसर देना, क्योंकि LSM न्यू है और उसी को मेनली अब आजकल यूज करते हैं, तो हमें इसके अकॉर्डिंग फोकस करना है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। प्राइमरी कंप्रेशन, ओवर रेनफोर्स में बोल रहा है। ओवर रेनफोर्स में क्या हो रहा है, सिर्फ कंप्रेशन फेलर, सिर्फ ब्रिटल फेलर, तो ये बोल रहा है प्राइमरी कंप्रेशन, सेकेंडरी कंप्रेशन, प्राइमरी टेंशन, बॉन्ड फेलर। देखो बॉन्ड फेलर अलग बात है, ओवर रेनफोर्स्ड का मतलब बॉन्ड से नहीं है, वो तो किसी भी बीम में हो सकता है ना। अच्छा, अंडर में क्या होता है, प्राइमरी टेंशन, सेकेंडरी कंप्रेशन। तो प्राइमरी टेंशन अंडर की पहचान है, सेकेंडरी कंप्रेशन अंडर की है, ओवर में तो प्राइमरी कंप्रेशन फेलर होता है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द लिमिटिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इज, लिमिटिंग बोल दिया मतलब हम किसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे, LSM। और हम जानते हैं जो मैक्सिमम स्ट्रेन हम कंक्रीट के अंदर मानते हैं एट आउटर मोस्ट कंप्रेस्ड फाइबर, हमेशा वो हम मानते हैं 0.0035। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा, ये वाला। वहीं पर हम जब स्टील की बात करते हैं तो स्टील में जो फ्रैक्चर स्ट्रेन मानते हैं, जब वो फेल होगा उसको एप्सिलॉन ST स्टार बोलते हैं, और एप्सिलॉन ST स्टार की वैल्यू होती है 0.002 प्लस 0.87 FY के अपॉन में ES। ये स्टील का फ्रैक्चर स्ट्रेन है। बट स्टील का जो फ्रैक्चर स्ट्रेन है उसमें ध्यान रखना कि इट्स नॉट ऑलवेज, IS कोड ने बोला इट इज ग्रेटर देन दिस। मतलब फ्रैक्चर स्ट्रेन जो होगा जब स्टील फेल होगा, तो आने वाले स्ट्रेन स्टील में या तो इसके बराबर होंगे या इससे ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। शुड नॉट बी लेस वर्ड बोला है उन्होंने, ये बोला है कि जब स्टील फेल होगा तो एप्सिलॉन ST शुड नॉट बी लेस देन एप्सिलॉन ST स्टार। कॉन्क्रीट में तो हमेशा ये लेना है, क्योंकि आप जानते हैं अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, चाहे अंडर हो, चाहे बैलेंस्ड हो, चाहे ओवर, हर बार कॉन्क्रीट तो फेल हो ही रहा है। अंडर में बाद में हो रहा है, बैलेंस में साथ में हो रहा है, ओवर में पहले हो रहा है, और खाली वही हो रहा है। तो कंक्रीट हर बार ही फेल होगा, इसलिए कंक्रीट में हमेशा यही स्ट्रेन माने जाते हैं। स्टील अंडर में फेल होगा और बैलेंस में, ओवर में नहीं होगा, तो ओवर में स्ट्रेन इससे कम होगा और बैलेंस में इसके बराबर होगा, और अंडर में इससे भी ज्यादा स्ट्रेन आएगा। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। अभी कंक्रीट का पूछा है। नेक्स्ट, व्हेन असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर एज पर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील। तो देखिए, अगर आपसे पूछें कि WSM के अंदर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लेते हैं, ठीक है, तो कंक्रीट में कितनी है, तो कंक्रीट में हमारा आंसर होगा 3, और पूछें स्टील में कितनी है तो आंसर होगा 1.8। आपसे पूछें कि लोड फैक्टर कितना है WSM में, तो लोड फैक्टर WSM में है 1, क्योंकि वहां पे लोड को ओवर एस्टिमेट नहीं करते, वहां वर्किंग लोड लेते हैं। ऐसी LSM में आपसे पूछें कि हमारा जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड है वो कोलैप्स कंडीशन में कितना है, तो कोलैप्स में इन जनरल है 1.5, और सर्विसेबिलिटी के अंदर पूछें तो वो है 1। वहीं पर LSM के अंदर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल पूछें तो कंक्रीट की है 1.5, और स्टील की पूछें तो वो है 1.15। अभी क्वेश्चन क्या है, यहां पूछा है इसने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, अभी यहां पे इन्होंने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पूछा है स्टील का, मतलब आंसर होगा 1.15। सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉम्बिनेशन ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड अंडर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी विल बी। तो देखिए, इसमें जो हमारे पास टोटल जो कॉम्बिनेशन बनाए हैं IS कोड ने, वो 3 कॉम्बिनेशन बनाए हैं लोड को लेकर।
एक तो हमारे पास कोलैप्स है और एक हमारे पास है सर्विसेबिलिटी एस्पेक्ट। ठीक है, अब यहां पर हमें जो वैल्यूज याद रखनी है वो इसमें 3 प्रकार के लोड की याद रखनी है। जो लाइव लोड है और इंपैक्ट लोड है उनको एक ही में कंसीडर किया गया है, और विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को एक ही में कंसीडर किया है। जो भी उनमें से बड़ा है उसे हमें लेना है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू किसके लिए है? डेड लोड की है। लाइव लोड इंपैक्ट में से जो बड़ा है वो लेंगे, विंड लोड अर्थक्वेक में से जो बड़ा है वो लेंगे। ऐसी सेम यहां पर लाइव लोड, इंपैक्ट लोड और विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। अब उसके बाद हम यहां पर अगर देखें तो एक हमारे पास डेड लोड के लिए एक लाइव लोड और इंपैक्ट लोड, और एक है हमारे पास विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। ठीक है, टोटल 3 कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाए। तो जो पहला कॉम्बिनेशन है इसमें वो है डेड लोड प्लस लाइव लोड और इंपैक्ट। इसको टाइप 1 कॉम्बिनेशन बोलते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है डेड लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक, और एक कॉम्बिनेशन है यहां पर डेड लोड प्लस लाइव लोड और इंपैक्ट प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक। ऐसे 3 कॉम्बिनेशन हमारे पास यहां पर हैं। अब इसमें हमें ये वैल्यूज इनकी याद रखनी है, उसी से ये वाला क्वेश्चन हो पाएगा, है ना। इसको समझते हैं, क्या क्या वैल्यूज यहां पर दी हैं। इसमें इन्होंने वैल्यू दी है डेड लोड के लिए 1.5 और लाइव लोड के लिए 1.5। विंड लोड के लिए मेंशन नहीं है, कोलेप्स के लिए जनरली 1.5 होता है। इसमें इन्होंने 2 वैल्यू दी हैं, एक 1.5 और एक 0.9। लाइव लोड तो इस केस में है नहीं, टाइप 2 कॉम्बिनेशन में। यहां पर इसके लिए है 1.5 और यहां पर इन तीनों के लिए 1.2। जब तीनों लग रहे हैं तो 1.2 1.2 1.2। सिमिलरली सर्विसेबिलिटी के अंदर जनरली क्या होता है? 1, क्योंकि हम वर्किंग लोड पर डिजाइन करते हैं, और यहां पर भी 1, इसमें तो लोड है ही नहीं। फिर ये वाले के लिए यहां पे अगेन 1, फिर यहां पर ये लोड नहीं है, ये वाला है तो 1, और यहां पर इसके लिए 1 है, बाकी के लिए 0.8 और 0.8। अब अगर ये आपका रिवाइज हो गया तो अब इससे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो बोल रहा है डेड लोड लाइव लोड के लिए 1.5 और डेड लोड विंड लोड के लिए 1.5 और 1.2 है डेड लोड लाइव लोड विंड लोड, और फिर एक में है डेड लोड के लिए 1 और लाइव लोड और विंड लोड के लिए 0.8। तो ये वाला कहीं ना कहीं करेक्ट लग रहा है, बट इसमें यह समझना है कि इसने सारा नहीं बोला है। इसमें यहां पर जो इसने सर्विसेबिलिटी वाला बोला है वो ये वाला इसने बोला है ना, सारा नहीं बताया। और वहीं पर ऊपर जो हमारे पास कोलैप्स वाला है उसमें उसने सारे सही बताए हैं। ठीक है, बस ये यहां पर जब डेड लोड विंड लोड लग रहा है तो 0.9 भी आता है। जब डेड लोड विंड लोड से कम होगा तो डेड लोड के लिए 0.9 लेंगे, और जब डेड लोड विंड लोड से ज्यादा होगा तो डेड लोड के लिए 1.5 लेंगे। विंड लोड में तो 1.5 ही लेना है। अगला बोला है डेड लोड लाइव लोड के लिए 1.5, ये भी सही है। और आगे बोल रहा है डेड लोड के लिए 1 और 0.8 लाइव लोड और विंड लोड। फिर एक बोल रहा है 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड और 1.5 डेड लोड प्लस विंड लोड और 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, एंड 1 into डेड लोड प्लस लाइव लोड और 1 डेड लोड प्लस लाइव लोड और डेड लोड प्लस 0.8। तो ये वाला तो खाली इतना सही इसने मेंशन कर रखा है। ये सेकंड ऑप्शन तो खाली इतना है, डेड लोड लाइव लोड के लिए 1.5, सही बात है, और ये हो गया। एक और ऑप्शन देखते हैं, 1.5 है डेड लोड लाइव लोड के लिए। ठीक है, 1.5 है डेड लोड प्लस विंड लोड के लिए, बोल सकते हैं। 1.2 है तीनों के लिए, ये भी ठीक है। 1 है डेड लोड और लाइव लोड के लिए, ये करेक्ट है। 1 है डेड लोड और विंड लोड के लिए भी करेक्ट है, और यहां पे डेड लोड 1, ये ज्यादा करेक्ट लग रहा है इन दोनों ऑप्शन से, क्योंकि इसमें सारी चीजें बता दी हैं इसने। एक है 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड विंड लोड एंड 1 डेड लोड लाइव लोड। तो कोलैप्स में तो डेड लोड लाइव लोड का 1 होता ही नहीं, मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो ज्यादा जो सही ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो सी ऑप्शन आ रहा है, उसमें इन्होंने इनकी सारी कंडीशंस बता दी हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या? सी। अगला इस पर आईएस 456, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एट कोलैप्स इन फ्लेक्सर फॉर डिजाइन पर्पस इज टेकन एज। रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट, ध्यान से पढ़िएगा, टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेस
कितना है कंक्रीट में उसका रेशो, स्ट्रेस कितना है कंक्रीट में उसका रेशो अपॉन FCK का रेशो टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये आ गया समझ में। फिर क्या बोल रहा है आगे, इट कोलैप्स इन फ्लेक्सर फॉर डिजाइन पर्पस, मतलब ये स्ट्रेस कौन सा लेना है, तो उसने बोला है जो डिजाइन पर्पस के लिए हम लेते हैं। और कोलैप्स वर्ड बोला है, कहीं ना कहीं हमें 1978 की बात इन्होंने करी है, इस पर IS 456 1978, मतलब ये WSM के अकॉर्डिंग बोल रहा है। अब अगर WSM के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो डिजाइन स्ट्रेस होता है वो सिग्मा CBC होता है, और ये FCK हो गया। सिग्मा CBC होता है FCK बाय 3, और ये हो गया FCK, मतलब ये आंसर आ गया हमारे पास 1/3, मतलब 0.33। पर 0.33 यहां पर कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। अब हम एक बार ट्राई करते हैं इसमें LSM के अकॉर्डिंग, हो सकता है क्वेश्चन में शायद मिसप्रिंट हो, तो अगर LSM के अकॉर्डिंग हम डिजाइन स्ट्रेस देखें और अपॉन में FCK लें तो ये होता है 0.45 FCK, और अपॉन में यहां पर कितना आएगा FCK। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये 0.45 आता है। 0.45 जरूर यहां मैच हो रहा है इस वाले से, मतलब C विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसने जरूर यहां पे बोला है, बट यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 2000 के अकॉर्डिंग। और अगर 1978 है तो फिर आंसर 0.33 होगा, क्योंकि 1/3 रेशो बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इन लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट डिफ्लेक्शन इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग। देखिए जो LSM के अंदर हम जो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं उसमें हम यंग मॉड्यूलस का यूज करते हैं, कौन सा, तो एज पर IS कोड बोलता है हम इसमें लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस भी लेते हैं और शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस भी लेते हैं, दोनों हम मॉड्यूलस लेते हैं। ऐसा क्यों, लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस कौन सा होता है, जिसमें क्रीप का इफेक्ट भी आ रहा है, विथ क्रीप वाला। और विथ क्रीप वाला कौन सा होता है, ECE 5000 अंडर रूट FCK अपॉन 1+θ। तो अगर मान लीजिए कि हम लॉन्ग टर्म लोडिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं तो हम ये वाला यंग मॉड्यूलस लेंगे। वहीं पर शॉर्ट टर्म वाला कौन सा होता है, सिर्फ EC, और वो होता है इलास्टिक रेंज वाला, ठीक है, जिसको इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस भी कहा जाता है। तो हम यहां पर ऑप्शन देखें तो ये जो शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस है यही हमारा इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस भी है, पर हम सिर्फ इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस यूज नहीं करते, और जो लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस है इसी को सेकेंड मॉड्यूलस भी कहा जाता है। ठीक है, एक हो गया टेंजेंट मॉड्यूलस, तो खाली टेंजेंट तो हम यूज करते ही नहीं है, ये तो गलत ही ऑप्शन है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तो ये ज्यादा करेक्ट है, हम दोनों यंग मॉड्यूलस यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द डिफ्लेक्शन। इसको इनिशियल टेंजेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड, तो खाली वो भी सही नहीं है और खाली ये भी आंसर सही नहीं है, और टेंजेंट मॉड्यूलस हम यूज नहीं करते हैं। तो सही आंसर क्या है हमारे पास, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस। ये वाला हमारे पास जो है ये स्टैटिक मॉड्यूलस भी कहलाता है, और ये आपका शॉर्ट टर्म है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन, स्टैटिक मॉड्यूलस, और इसी का नाम EIT है, इनिशियल टेंजेंट। वहीं पर ये वाला जो है इसी को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस, और इसका एक और नाम डायनामिक मॉड्यूलस भी होता है, डायनामिक मॉड्यूलस, और इसी का एक और नाम सिकेंट मॉड्यूलस भी होता है, सिकेंट मॉड्यूलस। चलिए बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू डेट ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ रप्चर ऑफ कॉन्क्रीट इज। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि एक सबसे बड़ा तो होता है FCK, मतलब ये होता है कॉन्क्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्यूबिकल स्ट्रेंथ, क्यूबिकल स्ट्रेंथ है। फिर इससे छोटी होती है सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ, और सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ क्यूबिकल का 80% होती है, तो उससे कम होगी। ठीक है, और ये जो दोनों स्ट्रेंथ हैं ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। अब हम आते हैं कॉन्क्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ पे। अब जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो छोटी होगी, तो सबसे पहले इसमें आती है FCR। FCR को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, और इसे फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट भी कहा जाता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको पता होगी 0.73 अंडर रूट FCK होती है। फिर उसके बाद आती है FCS। FCS ये जो होती है ये स्प्लिट सिलेंडर स्ट्रेंथ होती है कॉन्क्रीट की, और ये जो होती है इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग
0.6 रूट FCK के आसपास होती है, 0.6। वहीं पर इसके बाद आती है FCT। FCT जो होती है ये कंक्रीट की डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और डायरेक्ट टेंसाइल जो होती है वो लगभग 0.3 रूट FCK के बराबर होती है, 0.3 रूट FCK। और ये जो तीनों हैं ये कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन किसका पूछा है? हमसे पूछा है कि FCR जो है और डायरेक्ट जो है उनका रेशो कितना होगा। तो अगर देखें तो ये 0.3 और ये 0.7 है, मतलब जस्ट डबल हो गया, 0.3 का डबल 0.6। तो लगभग हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ का रेशो लें और FCR का रेशो लें तो वो लगभग 0.5 के आसपास आएगा। आप 0.3 रूट FCK में 0.73 का डिवाइड करें रूट FCK का, लगभग ये आएगा तो 0.5। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी ट्रैक कर सकते हैं। आप ऐसे ध्यान रखें कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ का रेशो होता है मॉड्यूलस ऑफ रप्चर के साथ डायरेक्ट का, तो लो स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए 48 से 53% होता है, मीडियम में 57 to 60% होता है, और वहीं पर हाई स्ट्रेंथ के अंदर जो होता है वो 61 to 63% होता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो FCT है और एक FCR है। अब अगर हम एक पर्टिकुलर M15 कंक्रीट ले लें तो M15 कंक्रीट में आपको रेशो पता होंगे। M15 के लिए जो इसकी वैल्यू होती है, M15 में हम इसकी वैल्यू कितनी मानते हैं? ये होता है लगभग 2 और ये आता है 2.8। ये 2.8 कैसे आता है? FCR बराबर 0.73 अंडर रूट FCK, 0.76 अंडर रूट FCK, ठीक है, 0.73 अंडर रूट FCK। अब इसमें जब हम करेंगे रूट 15, तो रूट 15 इंटू 0.73 तो ये आता है 2.82, मतलब वही 2.8, और ये होता है 2। अब अगर इन दोनों का रेशियो लें तो 2 और 2.8 करेंगे तो कितना आ रहा है? अगर हम 2 डिवाइडेड बाय 2.8 करें तो ये लगभग वैल्यू आ रही 0.71 के आसपास। 0.71 मतलब 71%, 70% के आसपास, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर रेंज है। अब ऐसे आप सबके लिए अलग अलग चेक करोगे तो इसमें 71 है, बाकी में थोड़ा बहुत वो 70 से लोअर साइड ही जाएगा, हायर साइड नहीं जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। और 1 तो होता नहीं है, वो तो कम ही होगा, इसलिए आंसर हम बी पे टिक करेंगे। जो टेबल है आप उससे भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इफ मॉड्यूलर रेशियो इज M एंड इफेक्टिव डेप्थ इज D एंड स्ट्रेस रेशियो इज R बराबर सिग्मा ST अपॉन सिग्मा CBC, तो उसके केस में डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बैलेंस सेक्शन क्या होगा? अब RM ये सब WSM में यूज करते हैं, मतलब WSM के फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे। तो इसमें यहां पर जो फॉर्मूला लगता है XC, बैलेंस सेक्शन की डेप्थ का XC बाई D बराबर K होता है, और फॉर्मूला होता है M सिग्मा CBC के अपॉन में M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। अब हमें यह बोल रखा है कि हम सिग्मा ST और सिग्मा CBC के रेशियो को R मानेंगे, तो हम इस पूरी इक्वेशन में राइट हैंड साइड में अगर हम सिग्मा इसमें काम करते हैं, सिग्मा CBC का डिवाइड कर दें पूरे इसमें, तो अगर हम यहां पे राइट हैंड साइड में सिग्मा CBC का डिवाइड करें तो क्या बनेगा? XC बाई D हो जाएगा, और यहां पर ये आ जाएगा M, सिग्मा CBC करेंगे तो ऊपर M बचेगा, सिग्मा CBC का डिवाइड तो कैंसिल, नीचे बचेगा एक और M, और यहां पर आएगा सिग्मा ST अपॉन सिग्मा CBC जो कि R हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि XC बराबर कितना हो जाएगा? M अपॉन M प्लस R, और इनटू में आ जाएगा D। तो ये हमारा बैलेंस सेक्शन की डेप्थ का फॉर्मूला हो गया। तो सही आंसर दिख रहा है सही आंसर दिख रहा है बी आंसर, M अपॉन M प्लस R इंटू D। यहां पर इफेक्टिव डेप्थ हम स्मॉल मानते हैं, इन्होंने कैपिटल D लेने का बोला है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील आर 1.5 एंड 1.15। ऐसा क्यों? इसका सिंपल सा आपको पता है रीजन क्या है। कंक्रीट हेट्रोजीनियस है, स्टील होमोजीनियस है, गलत। कंट्रोल ऑन क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज नॉट एज गुड ऑफ स्टील, ये बात सही है, क्योंकि कंक्रीट बनता है फील्ड पर तो क्वालिटी कंट्रोल पुअर रहता है, स्टील बनता है इंडस्ट्री में तो क्वालिटी कंट्रोल बहुत हाई इनफ होता है, फेयर होता है।
कंक्रीट वीक है, गलत बात है। वॉइड ज्यादा है, नहीं, ये सब गलत है। वो फील्ड में बनता है, वहां क्वालिटी थोड़ी मेंटेन करना मुश्किल है, और वह इंडस्ट्री में बनता है। अगला है एज कंपेयर टू WSM मेथड ऑफ डिजाइन, लिमिट स्टेट मेथड्स टेक्स कंक्रीट टू ए हाई स्ट्रेस लेवल, लो स्ट्रेस लेवल, सेम स्ट्रेस लेवल, समटाइम्स हायर बट जनरली लोअर स्ट्रेस। सिंपल सा अगर आप कंक्रीट पे ही कंपेयर करो तो कंक्रीट के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास WSM के अंदर जो डिजाइन स्ट्रेस है वो कितना होता है 0.33 FCK सिग्मा CBC FCK बाय 3, और वहीं LSM में देखें तो डिजाइन स्ट्रेस कितना होता है 0.45 FCK। तो आप कंक्रीट पे ज्यादा स्ट्रेस में जा रहे हो कि कम में जा रहे हो? कंक्रीट में तो आप ज्यादा स्ट्रेस पे जा रहे हो, और वैसे भी WSM में आप इलास्टिक रेंज में रहते हो, और आप जानते हो लिमिट स्टेट मेथड नाम ही है लिमिट स्टेट, आप प्लास्टिक रेंज में जाते हो, तो स्ट्रेस वैसे भी ज्यादा ही आएंगे। स्टील के उसमें कंपेयर करने को कभी क्वेश्चन पूछ लें तो वहां पर हम क्या फैक्टर ऑफ FY और वहां फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.8। वहीं पर अगर हम LSM में कंपेयर करें तो वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.15, वहां पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। यहां डिवाइड बड़े से है तो यह आंसर छोटा आएगा, यहां डिवाइड छोटे से बड़ा आएगा, तो यहां पर भी स्टील को भी हम हाई स्ट्रेस पे लेके जा रहे हैं। तो चाहे स्टील पूछे चाहे कंक्रीट, LSM WSM की तुलना में कंक्रीट और स्टील को हायर स्ट्रेस पर डिजाइन करने के लिए बोलता है। ठीक, तो सही आंसर बच्चों क्या होगा बच्चों? हाई स्ट्रेस लेवल। तो ये था हमारा पहला सेशन जहां पर हमने RCC के क्वेश्चंस डिस्कस करे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू RCC पार्ट एंड डिजाइन ऑफ बीम पोर्शन। अगले सेशन के अंदर भी हम इसी टॉपिक्स पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक, अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो ये सेशन है इसका PDF आपको AEC प्लस ऐप एंड व्हाइट डिस्कशन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अगर इसकी लिंक आपके पास नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कर आप इस वीडियो के PDF को ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जुड़े रहिए चैनल के साथ, और कम्युनिटी पोस्ट पर इस पूरी सीरीज का, शौर्य सीरीज का पूरा टाइम टेबल अपडेटेड है, वहां पे जाके उसकी सीरीज को चेक करिए। गुड बाय एंड टेक केयर।